आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और आ जाइए। यू आर वेलकम टू द न्यू सेशन। आपका नया सेशन में वेलकम है। राम राम बच्चों सभी को। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा मैंने कोट, मुझे अच्छा लगा, स्टीवन स्पिलबर्ग का है। मैं सोचा आपके साथ इससे स्टार्टिंग करते हैं। फेलियर इज इनएविटेबल, सक्सेस इज एल्यूसिव। नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। तो देखिए, वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है कॉमन एरर्स की सीरीज, इसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप के, मतलब मिसलेनियस का मतलब मिक्स्ड मिक्स टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन में पूछे जाने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि इजी नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे लेवल के होते हैं कि यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समझ में आते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और आज भी हम लोग कुछ अच्छी क्लासेस डिस्कस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो इनसे कि हमें सीखने को काफी कुछ नया, मतलब रिवीजन भी होगा और काफी कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा कोट है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज शेयरिंग, अ काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग कह लो, या मोटिवेशन तो नहीं कहूंगा मैं इसको, ठीक है। ये है, फेलियर इज इनएविटेबल, सक्सेस इज एल्यूसिव। इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कांट बी अवॉइडेड, विच इज श्योर टू हैपन, समथिंग विच इज श्योर टू हैपन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि असफलता जो है, असफलता समझते हैं, फेल हो जाना, ठीक है। फेल हो जाना जो है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब यू कांट अवॉइड दैट। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वर्ड होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा वर्ड है। इनएविटेबल का मतलब होता है विच इज श्योर टू हैपन, विच इज श्योर टू हैपन, जो मतलब श्योर होना ही है, मतलब आप उसको टाल नहीं सकते, आप उससे बच नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि असफलताएं जो हैं, फेलियर्स जो हैं, वो हमारी लाइफ में होने ही हैं। हर एक को फेल होना ही है, एट अर्ली स्टेज और एट लेटर स्टेज, मतलब पहले स्टेज पे या बाद की स्टेज पे। बट वन हैज टू फेस फेलियर्स, हर एक को मतलब असफलता का सामना करना ही पड़ता है। यू कैन नॉट अवॉइड दैट, आप इससे बच नहीं सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। हर किसी पर्सन ने जो सक्सेसफुल हुआ है, उसने भी, जो नहीं सक्सेसफुल अभी हो पाया है, बाद में कभी होगा, उसने भी अपनी लाइफ में असफलताएं फेस की ही होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो इनएविटेबल है, अटल है, आप इसको टाल नहीं सकते, ये सबके साथ ही होना है। अच्छा, एंड सक्सेस इज इल्यूसिव। सफलता जो है, इल्यूसिव का मतलब समझते हैं, एक वर्ब होती है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप, टू डॉज। एल्यूड का मतलब होता है टू डॉज, टू एस्केप, बच के निकल जाना, चकमा देना। तो जो सक्सेस है, सफलता है, दैट इज वेरी एल्यूसिव। मतलब सफलता जो है ना, आपके दाएं बाएं से निकल जाएगी, इनएविटेबल। और जो फेलियर है वो आपको बार बार आके मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो असफलताएं होती हैं उनसे हमें, मतलब अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए। वो सबके साथ होती हैं, सब असफल होते हैं, सब फेल होते हैं, बट जो कोशिश करते रहते हैं, मतलब अपना लगे रहते हैं, लगे रहते हैं अपने ईमानदारी मेहनत से अपना काम करने में, दे फाइनली सक्सीड, वो फाइनली सक्सीड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो सक्सेस है वो इल्यूसिव है। इल्यूसिव का मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, हार्ड टू फाइंड। जिसको पाना, जिसको अचीव करना, जिसको ऑब्टेन करना आसान नहीं है, मुश्किल है। मतलब यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट, आपको उसके लिए मतलब प्रयास करते रहने पड़ते हैं, आप उसके साथ में कोशिश करते रहनी पड़ती है, ठीक है। सफलता तब मिलती है। सक्सेस इज एल्यूसिव, सक्सेस जो है वो हार्ड टू फाइंड है, हार्ड टू अचीव है, उसको अचीव करना मुश्किल है, उसको पाना भी मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, असफलता ऐसी चीज है, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने आप आके ढूंढ ही लेना है, ठीक है। तो इसका अच्छा, ये कहा किसने? ये ऐसा नहीं कि आप मुझे क्रेडिट दें, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। मैं तो बस ये शेयर कर रहा हूँ बात। ये कहा किसने, ये समझना। ये कहा है ये कहा है स्टीवन स्पिलबर्ग ने। तुम में से कोई जानता है नाम क्या? कोई पर्सन ये बताएगा हु इज स्टीवन स्पिलबर्ग? स्टीवन स्पिलबर्ग कौन है, कोई बताएगा? स्टीवन स्पिलबर्ग जो है वो हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, ठीक है। उनकी कुछ मूवीज हैं, मतलब कुछ तो काफी फेमस है, तुमने देखी होंगी।
एक जैसे है द BFG, बिग, फ्रेंडली, जाइंट, ठीक है। एक आपने देखी होगी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ET, वो भी स्टीवन स्पिलबर्ग की ही है, ठीक है। जुरासिक पार्क स्टीवन स्पिलबर्ग की है, ठीक है। काफी ऐसी फेमस मूवीज हैं जो मतलब एकदम से हटकर हैं, ठीक है, वो स्टीवन स्पिलबर्ग की हैं। तो ये उस पर्सन का कहना है कि असफलता हर एक को मतलब जिंदगी में फेस करनी पड़ती है और वो अटल है, आप उसको टाल नहीं सकते, असफल तो हर कोई होता ही होता है, ठीक है। लेकिन जो सफलता है वो हार्ड टू फाइंड है, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि असफल हो जाने से यू डोंट हैव टू लूज योर हार्ट, निराश होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करते रहना है, ठीक है। दैट इज क्वाइट नेचुरल, फेल होना नेचुरल है, ठीक है। और सफलता पाना उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको उसके लिए लगातार एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दे ऑल लुक्ड सस्पिशियस एट मी एज टू से दे हैड ऑलरेडी हर्ड दैट स्टोरी। अब हमें ये सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता करना है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज गॉट द मिस्टेक, कि इस पार्ट में एक मिस्टेक है, और वो सेंटेंस के किस पार्ट में। सेंटेंस के पार्ट ए में मिस्टेक है, दे ऑल लुक सस्पिशियस, पार्ट बी में मिस्टेक है, एट मी एज टू से दे हैड, या पार्ट सी में मिस्टेक है, ऑलरेडी हर्ड दैट स्टोरी, या ये नो एरर है। फिलहाल में मैं आपकी फिर से थोड़ी सी मदद कर देता हूं, ये नो एरर नहीं है, मतलब द सेंटेंस हैज गॉट अ मिस्टेक, सेंटेंस में बच्चे मिस्टेक है। हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है वो जो है मतलब स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी है, जुरासिक पार्क भी स्टीवन स्पिलबर्ग की ही मूवी है बच्चे। खैर, वो एक कोट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, दैट्स ओवर नाउ, अब वो ओवर हो गया। अब हम अपना लर्निंग पे फिर से फोकस करते हैं वापस में। सत्यम पराशर, ठीक है बच्चे, ये जो आपका कमेंट है नहीं सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप इसको इस तरीके से ट्रांसलेट ना करा करें, दैट इज अन ऑनेस्ट मैन, ये सही है, दैट इज एन ऑनेस्ट मैन लिखना पड़ेगा। अगर लिखना ही ऑनेस्ट मैन तो एन लिखना है इसके साथ में, ठीक है। हाँ, दे ऑल लुक सस्पिशियस एट मी एज टू से दे हैड ऑलरेडी हर्ड दैट स्टोरी, विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज गॉट मिस्टेक, ये बताना है इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। टू मी होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम लोग समझ गए हो इस बात को, ठीक है, नहीं समझ गए हो तो अब ध्यान से जो मैं समझाऊंगा उसको समझना, ठीक है। इसको आप ऐसे समझना, देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस लिखते हैं, आ जाओ। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही लुक्ड एंग्रली, ठीक है। दूसरा हमने लिखा, ही लुक्ड एंग्री एट मी। चलिए ये बताइए, ये हमने यहां पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं। बेटा इसे भी लुक्ड लिखना, ठीक है, सारे लोग इसको लुक्ड लिखें। ही लुक्ड एंग्रीली एंड ही लुक्ड एंग्री एट मी। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आज की शुरुआत ही हमने एक इजी क्वेश्चन से की है, और ये जो क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स क्वाइट इजी, ये बहुत आसान है। हम्म ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, अपना पहला क्वेश्चन जो, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ही लुक्ड एंग्रीली एंड ही लुक्ड एंग्री एट मी। कलर चेंज करें, अब बेटा नेक्स्ट क्लास में कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है, या अभी दोबारा लिखूंगा तो इसका कलर चेंज कर लेंगे, अभी तो आप इसका एक और आंसर बताएं। ही लुक्ड एंग्रीली एंड ही लुक्ड एंग्री एट मी, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। हम्म चलिए, कुछ बच्चे तो समझ गए हैं, कुछ बच्चे अभी नहीं समझ पाए हैं, जो अभी नहीं समझ पाए हैं अब वो यहां से समझेंगे। देखो,
सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एंग्रीली और एंग्री, इन वर्ड्स में एंग्रीली एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई। मैं कहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, तुम लोग अपना नोट्स अगर बनाते हो, जो कि बनाने चाहिए, तो अपना लिख लेना। एंग्रीली जो है ना बच्चे, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई। एंग्री जो है ये है एडजेक्टिव। एंग्री वर्ड जो होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है। तो एक तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एंग्रीली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि हाउ का रिप्लाई होता है, ठीक है। एंग्री जो है वो एडजेक्टिव है। पहली बात ये पता होनी चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो लुक वर्ब है बेटा, ये लिंकिंग वर्ब होती है। लुक लिंकिंग वर्ब होती है, और लुक एट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। लुक जो होती है लिंकिंग वर्ब होती है, लुक एट जो होती है वो फ्रेजल वर्ब होती है, और लुक एट जो फ्रेजल वर्ब है वो एक एक्टिविटी है, वो एक एक्शन वर्ब है। लुक एट का मतलब होता है देखना, और लुक का मतलब होता है दिखाई देना। तो लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब है, स्टेट डिस्क्राइब करती है। लुक एट जो है वो एक्शन वर्ब है। अच्छा, एडवर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ब्स के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे देखो, ये एंग्रीली एडवर्ब है, हाउ का रिप्लाई। तो हमें पता है कि हम हाउ का रिप्लाई लिखेंगे उस वर्ब के साथ में जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे, जिसमें कोई एक्शन हो। अब लुक वर्ब जो होती है ना, ये एक्शन को रेफर नहीं करते। कई बार बच्चा होता है लुक का मतलब मानता है देखना, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखना मतलब लुक एट का होता है, लुक का मतलब दिखाई पड़ना होता है। लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने पड़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन बनेगा, या कोई प्रोनाउन बनेगा, या एडजेक्टिव बनेगा। ये जो एंग्रीली हमने लिख रखा है ना, तो ये कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, ना ये कोई नाउन है, ना कोई प्रोनाउन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। ये एडवर्ब है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, तो हम इसको हटा के इसकी जगह इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लिख देंगे एंग्री। ये आंसर है। ही लुक्ड एंग्री। इस पे आते हैं। यहां जो हमने लुक एट लिखा है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब है, और इसका मतलब है देखना। अब चूंकि ये एक्शन वर्ब है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब लिखना पड़ेगा, और हमने एडजेक्टिव एंग्री लिख रखा है, तो ये गलत हो गया। इसकी जगह लिखिए एंग्रीली। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी है। एक, हमें लुक और लुक एट का डिफरेंस समझना है, कि लुक वर्ब का मतलब दिखाई देना होता है, लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखने पड़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कोई एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन कर सकता है, ठीक है। लुक एट जो होती है वो एक्शन वर्ब होती है। लुक एट का मतलब देखना होता है, ठीक है, और उसके साथ में हमें एडवर्ब लिखना पड़ता है, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब गलत हो जाती है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, अब आप मुझे लगता है इसका आंसर समझ जाएंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दे ऑल लुक्ड सस्पिशियस एट मी। अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना होता तो ये सही हो जाता, दे ऑल लुक्ड सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस एडजेक्टिव है, लुक वर्ब का लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट बन जाता। लुक लिंकिंग वर्ब है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो वर्ब है ना, ये लुक नहीं है, ये वर्ब है लुक एट। ये वर्ब है लुक एट, ठीक है। लुक एट एक्शन वर्ब है। अब चूंकि ये एक्शन वर्ब है, तो इसके बाद हमें हाउ का रिप्लाई लिखना पड़ेगा, कि उन्होंने मुझे देखा, कैसे देखा। अब हमें मैनर डिस्क्राइब करना है, तो मैनर डिस्क्राइब करना काम एडजेक्टिव का नहीं होता है, मैनर डिस्क्राइब काम करना एडवर्ब का होता है। तो हमें इस सस्पिशियस एडजेक्टिव को एडवर्ब फॉर्म में चेंज करके लिखना पड़ेगा, सस्पिशियसली। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बच्चे, दे ऑल लुक्ड सस्पिशियसली एट मी। ठीक है, चलिए। बेटा, मैं तुम लोगों के क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द सेशन, सेशन के एंड में, बीच में नहीं। आप वेट कर लो, मैं अभी सारे आपके क्वेश्चंस भी रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर दिस रीजन ओनली फ्यू पीपल वुड डेयर टू एक्सप्लोर द लिटिल बे। अब यहां पर क्या है, एक हमारे पास सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमें पढ़ के समझना है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज गॉट द एरर, कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है, फॉर दिस रीजन, इसमें कुछ मिस्टेक है। या पार्ट बी में मिस्टेक है, ओनली फ्यू पीपल वुड, ठीक है। या पार्ट सी में मिस्टेक है, डेयर टू एक्सप्लोर द लिटिल बे। विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज गॉट द मिस्टेक, इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, और वो क्या मिस्टेक है, ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पार्ट बताइए, विच पार्ट हैज द एरर, ठीक है। क्या एरर है वो तो बाद में बता देना, अगर बता सकते हो तो ये भी बताइए, विच पार्ट हैज द मिस्टेक एंड व्हाट इज द मिस्टेक। चलिए।
वेरी गुड। देखिए सम स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन एंड द अदर वंस आर ट्राइंग। वेरी गुड। इसका आंसर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने सही दिया है, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसको आंसर सही कर रहे हैं। देखिए समझना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, द बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज गॉट द एरर, कि इस सेंटेंस का जो बी पार्ट है उसमें मिस्टेक है। ओनली फ्यू पीपल वुड, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हमें सही करना है। अब कम से कम हमें अगर ये पता है कि बी पार्ट गलत है, देन वी गेट अ मार्क, हमें एक नंबर मिल गया अगर हम बी पार्ट को टिक कर देंगे। बट अब हमें ये भी समझना है कि भाई बी पार्ट में मिस्टेक है क्या, ये भी हमें समझना है कि व्हाट इज द मिस्टेक, कि क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से बी पार्ट गलत हुआ। तो आज ये मिस्टेक पे ध्यान देते हैं। एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया, चलिए। बी पार्ट में मिस्टेक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ओनली वर्ड होता है, ये नेगेटिव तो नहीं होता है, मतलब ये खुद तो नेगेटिव नहीं होता, ये एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ड होता है। मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, देखिए जैसे हमने लिखा ओनली कमल, एक मिनट बच्चों, हमने एक सेंटेंस लिखा ओनली कमल हेल्प्ड सरल, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट में हम ओनली ना लिखें और केवल इतना लिखें कमल हेल्प्ड सरल, कि कमल ने सरल की हेल्प की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कमल ने सरल की मदद की, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि बाकियों ने मदद नहीं की। लेकिन अगर हम लिख देंगे ओनली कमल हेल्प, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंड नोबडी एल्स हेल्प, एंड नोबडी एल्स, एंड नोबडी एल्स, एंड नोबडी एल्स हेल्प्ड कमल, सरल सॉरी, और किसी ने सरल की मदद नहीं की। तो अगर हम ओनली लिखेंगे तो ये मीनिंग अंडरस्टूड होगा, अगर ओनली नहीं लिखेंगे तो मीनिंग अंडरस्टूड नहीं होगा। तो जब हम ओनली लिख देंगे तो ओनली इज अ रिस्ट्रिक्टिव वर्ड, ओनली एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ड होता है। अगर हम ओनली का यूज कर लेंगे तो ओनली क्या करेगा, सब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। सब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देने का मतलब ये कि जो बाकी पॉसिबिलिटीज हैं, जो बाकी ऑप्शंस हैं, वो निगेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक ही पर्सन है जिसने सरल की मदद की और किसी ने सरल की मदद नहीं की। तो ये मीनिंग जो है हमारा, वो अंडरस्टूड जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी हम ओनली यूज करते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ओनली जिसके साथ लिख दिया जाता है वो केवल पॉजिटिव रह जाता है और बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें छोटी सी ध्यान रखनी है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ओनली कमल हेल्प सरल, तो इसका मतलब हो गया एंड नोबडी एल्स हेल्प सरल। अगर हम लिख देंगे कमल ओनली हेल्प सरल, तो इसका मतलब हो जाएगा एंड कमल डिड नथिंग एल्स, और कमल ने कुछ नहीं किया। अगर हम लिख देंगे कमल हेल्प्ड ओनली सरल, तो इसका मतलब हो जाएगा एंड कमल हेल्प्ड नोबडी एल्स, कि कमल ने और किसी की मदद नहीं की। तो कुल मिला के हम जिस वर्ड के साथ में ओनली का यूज कर लेंगे, उसको छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब भी हम ओनली यूज करते हैं तो वहां पर एक अंडरलाइंग मीनिंग होता है जो हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे ओनली लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर उन लोगों को निगेट कर रहे हैं जो वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, और ओनली का यूज हम कर रहे हैं उनके लिए जो जाने की हिम्मत कर लेते होंगे। अब वो थोड़े ही लोग होंगे जो वहां पर जाने की हिम्मत कर पाते होंगे, ठीक है, लेकिन वो है पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम ओनली इसके साथ में लिख रहे हैं ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकी नेगेटिव होनी चाहिए। अब हमें पता है सबको, ये हम सबको पता है कि जो फ्यू हमने लिख रखा है ना, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब चूंकि फ्यू नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, पॉजिटिव के लिए यूज नहीं किया जाता, और हम ओनली लिख रहे हैं तो ये मीनिंग यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप इसको लिखो अ फ्यू। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर दिस रीजन ओनली अ फ्यू पीपल वुड डेयर टू एक्सप्लोर द लिटिल बे। कि वो जो बे का मतलब जैसे समुद्र वगैरह होते हैं जहां पर वो मतलब खाड़ी कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो वो जो लिटिल बे थी वहां पर ज्यादातर लोग जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे, लेकिन रेफर उन्हें किया जा रहा है जो जाने की हिम्मत कर लेते थे। तो अगर हम ओनली लिख रहे हैं तो जिसके साथ हम ओनली लिख रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होगा, उसके बाद जो बचे हैं वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ओनली जिसके साथ हम लिख रहे हैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फ्यू तो पॉजिटिव के लिए यूज नहीं होता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अ फ्यू, ओनली अ फ्यू पीपल वुड डेयर टू एक्सप्लोर। ठीक है, हाँ बच्चे, ये इसका आंसर हो गया ओनली अ फ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और मुझे लगता है कि देखो एक बार ट्राई करके देखो, अपने आप समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। द सोल्जर्स डिडंट इवन हैव स्टिक्स टू फाइट विद देयर एनिमी विद ऑटोमेटिक राइफल्स। इसका मतलब समझ गए कि जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, दे डिडंट इवन हैव स्टिक्स, कि उनके पास लाठियां तक नहीं थी, मतलब लाठी डंडे तक नहीं थे लड़ने के लिए उस दुश्मन से जिसके पास में ऑटोमेटिक राइफल्स थी। कि मतलब उनको सामना करना पड़ रहा था, उनको लड़ना पड़ रहा था एक ऐसे दुश्मन के साथ में जिसके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थे। तो ये सेंटेंस हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है कि विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज गॉट द मिस्टेक, कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। पार्ट ए में मिस्टेक है, द सोल्जर्स डिडंट इवन हैव। पार्ट बी में मिस्टेक है, स्टिक्स टू फाइट विद देयर। या पार्ट सी में मिस्टेक है, एनिमी विद ऑटोमेटिक राइफल्स। थिंक, पढ़िए, पढ़कर समझिए। और मैं फिर से बताता हूँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर में इस पे बेस्ड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, और जब आते हैं तो लगभग कई बार बच्चों से गलत गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आज के बाद तुम लोगों से गलत नहीं होंगे। आज के बाद तुम लोग इसको इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ग्रेट। सी पार्ट में एरर है, देखो बच्चे ने सही बताया कि द पार्ट सी हैज गॉट द मिस्टेक, कि पार्ट सी जो है उसमें मिस्टेक है। वेरी गुड। ए पार्ट इज रॉन्ग, ओके। तो कुछ स्टूडेंट्स का मानना ये है कि भाई ए पार्ट में मिस्टेक है, कुछ का अपना मानना है कि बी पार्ट में मिस्टेक है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर, मतलब हेल्प नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, बस ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि जिससे बच्चों को थोड़ी तसल्ली मिल जाए कि उसने जिस पार्ट को कमेंट किया है उसी पार्ट में मिस्टेक है किसी और में। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर ना मैं केवल अभी आपको ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बाकी फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको डिटेल में, क्योंकि ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखो, बी, द पार्ट बी ऑफ दिस सेंटेंस हैज गॉट द मिस्टेक, कि पार्ट बी जो है इसमें मिस्टेक है। तो जिनको पार्ट बी लगा है आंसर, जिनको ये लगा है कि पार्ट बी में मिस्टेक है, वो खुश हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई उन्होंने जो आंसर टिक किया है उसकी वजह से उनको एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो आंसर, मतलब जो उन्होंने जो पार्ट टिक किया है वही पार्ट मिस्टेक कैरी कर रहा है, ठीक है। तो वो थोड़े समय के लिए बच्चे अपने, हाँ, हाँ, मुझे जब तक समझाया जाता है, क्या कह रहा है बच्चा ये, सर मुझे जब तक समझाया जाता है तभी तक समझ में आता है, बाद में भूल जाता हूँ। ये बच्चे आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। हाँ, ये आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अकेले ऐसे नहीं हो कि जो बाद में भूल जाते हो, बहुत से आपके साथी हैं जो भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो दैट्स अ कॉमन फिनोमिनन, ये एक बड़ा कॉमन फिनोमिनन है, ऐसा लोगों के साथ में अक्सर होता है कि वो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। सो दैट्स नथिंग न्यू अबाउट यू, और उसको आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, अब मैं इसके आंसर समझाता हूँ, ध्यान से समझना। चल, देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा, मोहन बॉट अ बुक, एक मिनट बच्चों, मोहन बॉट अ बुक टू रीड। दूसरा, मोहन बॉट अ पेन टू राइट। कैन यू करेक्ट दीज टू सेंटेंसेस, क्या आप इन दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं बच्चों? देखो एक बार, यहां पर हमने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, मोहन बॉट अ बुक टू रीड एंड मोहन बॉट अ पेन टू राइट। हमें यहां पर यह पता करना है क्या ये दोनों सेंटेंसेस जो हमने लिख दिए हैं वो सही है या गलत है।
और अगर गलत है इनमें से कोई सेंटेंस तो वो कौन सा वाला सेंटेंस है जो गलत है और उसको हम कैसे सही करें, दैट इज द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से समझ लीजिए बच्चे। मोहन फॉट अ बुक, सॉरी, मोहन बॉट अ बुक टू रीड। मोहन ने एक बुक खरीदी पढ़ने के लिए। मोहन बॉट अ पेन टू राइट। मोहन ने एक पेन खरीदा लिखने के लिए। सही बात समझ में आ गई? मतलब ट्रांसलेशन करोगे तो यही मीनिंग आएगा कि मोहन ने एक किताब खरीदी पढ़ने के लिए, मोहन ने एक पेन खरीदा लिखने के लिए। अब हमें यह पता करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें यह पता करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। दोनों सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, ठीक है। अच्छा, जो गलत है उसको कैसे सही करें, ये क्वेश्चन है हमारा। दैट्स द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं भी बताता हूं बेटा, अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओगे ना तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हम्म। वेरी गुड। ओके, नाउ लिसन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो टू रीड हमने यूज किया है, टू राइट यूज किया है, ये इन्फिनेटिव है। इस इन्फिनेटिव का यूज हम इस नाउन पेन के बाद कर रहे हैं, इसका यूज हम इस बुक के बाद में कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें समझना ये है कि जब भी हम किसी इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव तो समझ रहे हैं ना, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम किसी इन्फिनेटिव को किसी नाउन के साथ में यूज करते हैं तो वो नाउन उस इन्फिनेटिव वाली वर्ब से रिलेटेड होता है, मतलब किसी न किसी तरीके से वो उससे रिलेटेड होता है। अब होता क्या है कि ये जो बुक नाउन है वो टू रीड वर्ब से रिलेटेड है। अब पेन जो है वो भी टू राइट वर्ब से रिलेटेड है। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी नाउन जो है वो वर्ब से दो ही तरीके से रिलेट किया जा सकता है, या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट होगा या वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। फिर से समझ लीजिए जो मैंने कहा है। अगर हम कभी भी किसी नाउन को वर्ब के रिलेशन में यूज करें तो एक नाउन का वर्ब से दो ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो नाउन जो है वो वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा या उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तीसरा कोई तरीका, मतलब वर्ब से रिलेट, मतलब नाउन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, फिर उसके लिए हमें प्रेपोजिशंस वगैरह लिखनी पड़ती हैं, अलग की बातें हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने नाउन यूज किया है, जैसे हमने यूज किया है अ बुक टू रीड और यूज किया है पेन टू राइट, तो ये जो पेन है वो टू राइट वर्ब के लिए और अ बुक जो है वो टू रीड वर्ब के लिए क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हो नहीं सकता। सब्जेक्ट नहीं होने की वजह ये कि जो बुक है वो रीडर नहीं हो सकती और जो पेन है वो राइटर नहीं हो सकता। बुक रीड नहीं करती, पेन राइट नहीं करता, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, तो ये हो सकता है इसके ऑब्जेक्ट हो। अगर ये ऑब्जेक्ट हैं इसके तो चलो लिख के देख लेते हैं। अपनी मर्जी का कोई एक सब्जेक्ट लिख लीजिए रीड वर्ब के लिए। मान लीजिए मैंने यू लिख दिया, आप जो चाहे लिख सकते हो। यू रीड अ बुक, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर लिखिए यू राइट अ पेन। देखो फिर से समझ लेना हमने क्या किया, अगर बात समझ में ना आई हो। हमने यहाँ पर ये जो टू रीड वर्ब है उसको जिस नाउन के लिए यूज किया है, हम ये जानना चाहते हैं कि वो नाउन इस वर्ब के लिए क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो खैर हो नहीं सकता, इतना हमें कॉमन सेंस है क्योंकि बुक रीड नहीं करती। उसी तरीके से पेन जो है वो राइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि जो पेन है वो राइट नहीं करता। तो हमें ये कंफर्म है कि सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट तो कोई पर्सन ही होगा। अब वो पर्सन कौन है, चलो हमने अपनी मर्जी से यू लिख दिया, आप जो चाहे लिख सकते हो, यू लिख दो, ही लिख दो, दे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी वर्ब थी रीड, उसके लिए वो नाउन जिसके साथ उसे लिखा गया था हमने ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया। उसी तरीके से राइट वर्ब के साथ में हमने पेन को ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो रीड अ बुक लिखा है ये तो सेंटेंस सही है, बस ये गलत हो गया। वजह क्या है, ये सही हो गया ये गलत क्यों हो गया, तो इसकी वजह ये कि जो रीड है ना ये ट्रांसिटिव वर्ब है और बुक जो है वो इसका ऑब्जेक्ट बन सकती है, क्योंकि वी रीड बुक्स, वी रीड मैगजीन्स, वी रीड न्यूज़पेपर। तो अगर हम ये लिख रहे हैं वी रीड अ बुक तो ये तो सही है, बिकॉज रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बुक हो सकती है, लेकिन राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट पेन नहीं हो सकता। राइट भी ट्रांसिटिव वर्ब है, ऐसा नहीं कि राइट ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, राइट ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई पोयम होगी, कोई स्टोरी होगी, शॉर्ट स्टोरी होगी, ऐसे होगा, लेटर होगा, नेम होगा, पेन नहीं होगा। पेन एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लिखते हैं। तो पेन जो है वो राइट किया जाने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, पेन वो ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम लिखते हैं। तो पेन एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट को वर्ब से रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन विद लिखनी पड़ती है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा विद। यू राइट विद अ पेन। अभी जो विद प्रेपोजिशन हमने यहाँ पे लिखी है ना राइट वर्ब को और पेन नाउन को रिलेट करने के लिए, वही प्रेपोजिशन हमें यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी।
मोहन बॉट अ पेन टू राइट विद, और ये सही है। तो ये इसलिए सही हो गया क्योंकि बुक जो है वो रीड वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सही इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो पेन है वो राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। राइट वर्ब को पेन नाउन को रिलेट करने के लिए हमें प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो आप यहां पे लिख रहे हो वही प्रीपोजिशन आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी वर्ब से रिलेट करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मदद से उस एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। जैसे यहाँ पे राइट जो है वो वर्ब एक्शन को रेफर कर रही है, पेन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिपरेशन विद होती है जो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी एक बात और भी ध्यान रखनी है, जैसे हमने लिखा दे फॉट डैश कमल, दे फॉट डैश कमल। अब हमें ये ब्लैंक फिल करना है। एक बार इसमें बताओगे हम क्या क्या प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं अगर लिखनी पड़े। दे फॉट डैश कमल, ये ब्लैंक फिल करना है, और इस ब्लैंक में क्या प्रेपोजिशन तुम यूज करोगे एक बार बस ये बता दो। दे फॉट डैश कमल, विच प्रेपोजिशन शुड वी यूज इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को फिल करने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करें। हम्म, बच्चे अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, अभी अच्छे से मैं इसको देखो आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बस हम पहुंचने वाले हैं। मतलब एक्चुअली होता है ना, क्वेश्चन का आंसर बता देना एक चीज है, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूं बात खत्म हो जाए, वो एक चीज है। दूसरी बात ये है कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आंसर तो बताने से कोई फायदा नहीं है, बुक्स में लिखा होता है। जो मेहनती बच्चे हैं वो बुक्स वगैरह अपना बैठ के पढ़ लेते हैं, उसके लिए आपको अपना टाइम यूट्यूब पे खर्च करने का और डाटा खर्च करने की हमें नहीं लगता कोई खास जरूरत होती है। बुक्स में लिखी होती है, पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, उनसे आंसर आप जान जाओगे। बट इशू ये कि हम उस आंसर को लेकर क्लियर भी रहें कि भाई इसका आंसर ये क्यों आया, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। तो उससे हमें दो चीजें होंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। पुराने कॉन्सेप्ट अगर हमने बहुत पहले कभी पढ़े होंगे भूल गए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम चीजों को समझ लें। देखो बेटा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम एक प्रिपोजिशन लिख सकते हैं विद, और एक प्रिपोजिशन लिख सकते हैं फॉर। हालांकि जरूरत के हिसाब से हो सकता है और भी लिख पाए, लेकिन मैं ये दोनों आपको समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दे फॉट विद कमल, दे फॉट विद कमल का मतलब हो गया कि कमल के साथ लड़े। अब कमल के साथ देखो होता क्या है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन में जो भी पार्टीज एंगेज्ड होती हैं, जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनको रिलेट करने के लिए हम विद यूज करते हैं। जैसे ही टॉक्ड विद हिज फादर, तो टॉक करेगा तो दो पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे। ही क्वारल्ड विद हिज नेबर्स, उसने झगड़ा कर लिया। ही क्वारल्ड विद हिज नेबर्स, कि उसने अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर लिया। ठीक है, तो ये विद क्या शो कर रहा है कि ये जो इवेंट हुआ है ना क्वेरल वाला, इसमें ये पर्सन इस पर्सन के साथ में इन्वॉल्व था। तो ये दोनों पार्टी हैं, फर्स्ट पार्टी ये हो गया, सेकंड पार्टी ये हो गया। तो जहां पर भी किसी एक्शन में कोई सेकंड पार्टी सब्जेक्ट के अलावा इन्वॉल्व होगी, एंगेज होगी, तो उसके लिए भी हम विद प्रिपरेशन यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक्शन है, उस एक्शन में एक तो हमारा एक्शन का जो सब्जेक्ट है वो इन्वॉल्व है, और अगर उसके अलावा कोई दूसरा भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए हम प्रिपरेशन विद यूज करते हैं। अच्छा, फाइट के साथ में क्या होता है, अगर हमने लिख दिया दे फॉट विद कमल, तो इसका मतलब उन्होंने कमल के साथ में लड़ाई की। ठीक है, अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक इसका मीनिंग ये हो सकता है कि उन्होंने कमल के साथ लड़ाई करने का मतलब ये है कि भाई मान लो कमल की किसी से लड़ाई हुई और वो लोग भी कमल का साथ देने के लिए उसके साथ में लड़ाई कर रहे थे। तो एक तो मीनिंग ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है ये एक पार्टी हो और कमल दूसरा पार्टी हो, भाई इन्होंने कमल से लड़ाई की। तो इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं, वो एम्बिगुअस है। ठीक है, अच्छा फॉर लिख देंगे तो इसका मीनिंग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर हम फॉर लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उन्होंने कमल के लिए लड़ाई की, मतलब कमल के फेवर में लड़ाई की। ठीक है, और अगर हम लिख देंगे दे फॉट अगेंस्ट कमल, ठीक है, तो वो कमल के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे। तो फॉर और अगेंस्ट का मतलब समझ गए, फॉर का मतलब उसके फेवर में, अगेंस्ट का मतलब उसके ऑपोजिशन में। तो अगर हम फॉर और अगेंस्ट लिख देंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर हम विद लिख देंगे तब भी सही होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो अगेंस्ट का मतलब जिनको लग रहा है कि अगेंस्ट आएगा। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो आपको लग रहा है केवल अगेंस्ट आएगा, ऐसे नहीं होता है। वी कैन यूज विद देयर टू, हम यहाँ पर विद भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बस क्या है,
अगर हम विद लिखेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि इन लोगों ने कमल के साथ में लड़ाई की किसी और, मतलब कमल के साथ मिलकर लड़ाई की किसी और से, या वो कमल के साथ ही लड़ाई करने लग गए, कमल से ही लड़ने लग गए, तो ये विद से क्लियर नहीं होगा। विद का मीनिंग एम्बिगुअस होता है हमेशा, समझे। लेकिन अगर हम फॉर लिख देंगे, अगेंस्ट लिख देंगे, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। फॉर का मतलब हो जाएगा कमल के फेवर में लड़ाई की, ठीक है, और अगेंस्ट का मतलब कमल के ओपोजिशन लड़ाई की। तो मैं फिर से बता देता हूं, आप फॉर लिख सकते हो, विद लिख सकते हो, अगेंस्ट लिख सकते हो, मीनिंग बदलेंगे लेकिन सब सही होंगे। अगर आप विद लिख दोगे तो विद जो है वो फॉर का मीनिंग भी कन्वे करता है, अगेंस्ट का मीनिंग भी कन्वे करता है। अगर मान लो सेंटेंस से ये क्लियर हो जाए, सेंटेंस से ये क्लियर हो जाए कि सिचुएशन क्या है, तो आप विद लिख के ही यूज करो, अगेंस्ट की वहां पर जरूरत नहीं होती है। ये केवल इतनी कहानी मैंने सारी सुनाई है उन बच्चों के लिए जो इसमें अगेंस्ट को सही माने बैठे हैं, क्योंकि वो प्री ऑक्युपाइड हैं, वो ओपिनियनेटेड हैं, उन्होंने ओपिनियन अपना बना लिया कि फाइट के साथ में अगेंस्ट आएगा। तो उनको ये बात समझाने के लिए कि यू आर मिस्टेकन, कि तुम गलत हो, ठीक है, जो बात तुमने मान रखी है वो तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा लॉजिक गलत है। देखो, दे फॉट डैश देयर एनिमी, ठीक है, दे फॉट डैश अस। अब जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे, हमने लिखा दे फॉट डैश देयर एनिमी, दे फॉट डैश अस। अब अगर हम यहां पर विद लिख दें, बहुत सा बच्चा होता है ना, वो याद कर लेता है कि विद आएगा, वो फिर नहीं सुनना चाहता, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, याद व्याद मत करो। मान लो हम यहाँ पर विद लिख दें, ठीक है, तो हमने कहा कि विद लिख देने से ये एम्बिगुइटी क्रिएट हो जाती है कि ये लोग जिन्होंने फाइट की है, इन्होंने उसके साथ मिलकर किसी और से फाइट की है या उससे ही फाइट की है, मतलब ये विद से क्लियर नहीं हो पाता। विद से क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना तो हमें कॉमन सेंस है ना कि वो अगर इनका एनिमी है तो उसके साथ मिलकर नहीं लड़ रहे होंगे, उसके खिलाफ ही लड़ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें अगेंस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सेंस डेवलप करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको अगेंस्ट लिखने की या फॉर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, विद वो मीनिंग कन्वे कर देगा। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा अस, यहाँ पे हमने लिखा देयर एनिमी, यहाँ पर हमने लिखा अस। अब अस जो है प्रोनाउन है, उससे ये तो नहीं पता चलता कि ये लोग जो लड़ रहे हैं उनके लिए दे क्या है, दे उनका सपोर्टर है, सॉरी अस जो है वो उनका सपोर्टर है या अस जो है वो उनका एनिमी है, ये यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा। तो अगर हम यहाँ पर विद लिख देंगे तो सही तो ये तब भी होगा, ठीक है, लेकिन ये विद एम्बिगुअस मीनिंग को बना देगा। अब इससे ये क्लियर नहीं, वहां तो देयर एनिमी लिख देने से क्लियर हो गया कि भाई इन लोगों ने उसके साथ में लड़ाई की क्योंकि वो इसका दुश्मन है, ठीक है, तो उसके फेवर में नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई की। यहां पर ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी अगर हम लिख देते फॉट विद अस, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई की, तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि वो हमारे साथ आए लड़ने के लिए और फिर हम लोगों ने मिलकर किसी और से लड़ाई की। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो हमसे ही भिड़ गए, हमसे ही लड़ने लग गए। दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो अगर मान लो कॉन्टेक्स्ट से ये क्लियर ना हो पाए, पहले से कोई कहानी वगैरह चल रही है, तब तो आप विद लिख दो, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, पता चल जाता है कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कॉन्टेक्स्ट ना हो जहां पे क्लियर हो मीनिंग, जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप फॉर या अगेंस्ट लिख दो। फॉर या अगेंस्ट लिख देने से ये क्लियर हो जाएगा। भाई फॉर लिखा तो इसका मतलब वो उनके साथ मिलके किसी और से लड़े, अगेंस्ट लिख देने से वो उन्हीं से लड़ गए। तो ये बातें समझ लो, वहां पे विद जो हमने लिखा वो सही है। खैर, अब अपने क्वेश्चन पे वापस। तो ये जो हमने विद देयर एनिमी लिखा ना बच्चे, ये बिल्कुल सही है। विद हो गई प्रेपोजिशन, देयर एनिमी हो गया इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगेंस्ट मत लिखो। अब दूसरी कहानी हमें समझनी है। दूसरी कहानी ये है कि ये जो टू फाइट है ये इन्फिनेटिव है, और इस इन्फिनेटिव को हमने नाउन स्टिक्स के साथ यूज किया। ये जो टू फाइट है ना, ये हमने स्टिक्स के साथ यूज किया। अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ही बॉट अ पेन टू राइट, ये लिखा था ना अभी हमने क्वेश्चन, ही बॉट अ पेन टू राइट, कि उसने लिखने के लिए एक पेन खरीदा। उसने लिखने के लिए, आवाज मिसमैच हो रही है सर, मैं कितनी कारणों से आपके लेक्चर लाइव नहीं ले पाता। मैं सुबह देख लेता हूँ सबसे पहले। और सर ये कमल कौन है? कमल कोई नहीं है बेटा, कमल के पीछे ना पड़ो, ठीक है। कमल एक ऐसा नाम है विच इज इजी टू प्रोनाउंस एंड इजी टू राइट, मतलब इजी टू स्पेल, इजी टू राइट, इजी टू प्रोनाउंस, ओके।
दैट्स वाई आई यूज दिस वर्ड, मतलब इन माई एग्जाम्पल्स, मैं अपने एग्जाम्पल्स में कमल वर्ड का यूज इसीलिए, कमल इसीलिए यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू राइट है, इजी टू स्पेल है। अदरवाइज कमल इज नोबडी, मतलब ऐसा है। अब देखिए, तो हमने यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वो ये था, कॉन्सेप्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे बच्चे, वो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम टू राइट को पेन के लिए यूज करेंगे, तो हमें पता है कि राइट वर्ब के लिए पेन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो हमें एक प्रेपोजिशन चाहिए होगी पेन और राइट को रिलेट करने के लिए। अब इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोजिशन विद होती है, तो हम यहाँ पर विद लिख देंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही बॉट अ पेन टू राइट विद, उसने लिखने के लिए एक पेन खरीदा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फाइट है ना, फाइट, ये इन्फिनेटिव है और हमने इसको स्टिक्स नाउन के लिए यूज किया, तो हमें पता है स्टिक्स जो है वो फाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। स्टिक्स जो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से फाइट की जाती है, तो हमें यहाँ पर स्टिक्स को और फाइट को रिलेट करने के लिए भी एक प्रिपरेशन लिखनी पड़ेगी विद, तो हमें विद से पहले एक विद और लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा सोचेगा ओ तेरी ये क्या हो गया, ठीक है, बच्चा सोचेगा अबे ये क्या हो गया भाई, ये तो हम कंफ्यूज हो गए। बच्चा सोचेगा ये दो क्वेश्चन एक साथ क्यों आ गए, सॉरी दो प्रेपोजिशन एक साथ क्यों आ गई, वो सोचेगा यहाँ भी विद लिखा है, यहाँ भी विद लिखा है, ये तो दो विद एक साथ गलत हो गए। तो मैं आपको समझा दूं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये मत पढ़ा करो कि दो प्रेपोजिशन एक साथ गलत हो जाएंगी या तीन प्रेपोजिशन एक साथ गलत हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कितने भी वर्ड एक दूसरे के साथ में यूज कर सकते हैं जब तक कि वो लॉजिकल हैं तब तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमें दो प्रेपोजिशन यूज करने पड़ेंगे, हमें लिखनी पड़ेंगी द सोल्जर्स डिड नॉट इवन हैव स्टिक्स टू फाइट विद देयर एनिमी विद ऑटोमेटिक राइफल्स। बात समझ में आई? तो ये जो पहले वाला विद है, ये क्या कर रहा है समझना, देखो अब पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी। ये जो फर्स्ट विद प्रेपोजिशन है ना, ये रिलेट कर रही है फाइट को, ठीक है, स्टिक से। दूसरी विद प्रेपोजिशन क्या कर रही है, वो रिलेट कर रही है फाइट को देयर एनिमी से, ठीक है। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, द सोल्जर्स डिडंट इवन हैव स्टिक्स टू फाइट विद देयर एनिमी विद ऑटोमेटिक राइफल्स, मतलब उनके पास लाठियां तक नहीं थी अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जिसके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थी। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट मिस्टेक है, और बी पार्ट में हमें क्या करना है, बी पार्ट में हमें फाइट वर्ब के बाद में एक विद लिखने की जरूरत है, तो दो विद हो जाएंगे। अब मैं सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करता हूं, बिकॉज इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, इसलिए हार्ड वर्क। देखो बेटा, कोचिंग लेने वाले लोग दो तरीके के होते हैं, एक जो केवल कोचिंग लेते हैं, ठीक है, मतलब वो अपना मन पूरा कर लेते हैं कि भाई हमने भी कोचिंग ली है, हमने भी तैयारी की है, फॉर्म भरा था तो एग्जाम दिया था तो हमने भी कोचिंग ली थी। एक होते हैं वो पाना चाहते हैं कुछ, वो मतलब उनके दिमाग में एक मार्क्स, एक लिस्ट मतलब एक लिमिट उन्होंने बना रखी होती है कि भाई हमें यहाँ तक कम से कम पहुंचना है, कि हमें 200 में से 180 लाने हैं, 185 लाने, 190 लाने, वो उस हिसाब से तैयारी करते हैं। एक अपना फॉर्मेलिटी के लिए कोचिंग लेते हैं, मन ठंडा करने के लिए कि भाई हमने भी तसल्ली से, मतलब हम भी अपने से कह पाएंगे हमने कोचिंग ली थी। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो जानते हैं कि नौकरी कैसे पाई जाती है, उनका पढ़ने का तरीका, उनका कोचिंग का तरीका अलग होता है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल अपना मतलब कोचिंग लेते हैं, वो मतलब कोचिंग लेने के लिए कोचिंग लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो अपने को सुधारने के लिए, अपनी कमियां ढूंढने के लिए, अपने को बेहतर करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए पढ़ते हैं। तो उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, अलहदा होता है। वो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं, टाइम से टाइम डाउट्स भी पूछते हैं, टीचर पे पूरा फोकस रखते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है ये काम का है, अब ये काम का है, ठीक है। अच्छा, जो केवल कोचिंग के लिए पढ़ रहे हैं वो बस पढ़ते हैं। तो सही है, अच्छा है, तुम्हारा तरीका अच्छा है। अगर तुम रिवीजन पे फोकस करते हो, रिवीजन ज्यादा करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये फोटो एग्जाम्पल के साथ में कैसे, ये तो फिर अभी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कैसे, ठीक है। आ जाओ। खैर, अब अगर इस क्वेश्चन ने तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हो, जो कि मुझे पता है हो गए तुम थोड़ा सा कंफ्यूज, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जिससे तुम ये बात जल्दी समझ जाओगे जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। ही ऑफन विजिट्स द हाउस he often visits the house that he would live in childhood। मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, बस थोड़ा सा उससे एडवांस हो गया, मतलब एडवांस नहीं हो गया, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बढ़ गया है, एक कॉन्सेप्ट इसमें और अटैच हो गया।
एसएससी एमटीएस के लिए भी है बेटा। देखो मैं आपको बता दूं, 10 बार समझा चुका हूँ, इंग्लिश अलग अलग नहीं होती कि ये तुम सोचो एमटीएस की इंग्लिश अलग है, सीएचएसएल की अलग है, स्टेनो की अलग है, सीजीएल की अलग है, सीडीएस की अलग है, टीयर 1 की अलग है, टीयर 2 की अलग है। तो भैया तुम बहुत नासमझ इंसान हो या बहुत भोले इंसान हो, ठीक है। या तो तुम बहुत सीधे साधे हो, जो लोग तुमसे कह देते हैं तुम वही मान लेते हो, ठीक है। या तुम वास्तव में ना समझो। इंग्लिश इंग्लिश होती है, एक बार क्लियर हो जाएगी तो हर एक एग्जाम में हेल्प करेगी। अच्छा, पैटर्न्स एग्जाम्स के वेरी करते हैं, एग्जाम्स के पैटर्न्स अलग होते हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक पार्ट ज्यादा आता है, किसी में कम आता है, क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग होते हैं, बट इंग्लिश अलग अलग नहीं होती, मान जाओ मेरी बात को, ठीक है। और बार बार ये बात मत पूछा करो कि ये इंग्लिश क्या सीजिल के लिए है, ये इंग्लिश क्या सीपीओ के लिए है। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, इतनी नासमझी से कैसे तैयारी करोगे। इंग्लिश कोई सीजीएल सीपीओ टीयर 1 टीयर 2 ऐसे नहीं होती ना, इंग्लिश इंग्लिश होती है। आप इंग्लिश को समझ लोगे, सीख लोगे, लैंग्वेज है तो उसको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लोगे। एक बार नॉलेज होगी इंग्लिश की, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप उस नॉलेज को, उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो फोकस इंग्लिश पे करना चाहिए, और तुम लोग फोकस करते हो कौन से टाइप की इंग्लिश है। टाइप नहीं होते इंग्लिश के मेरे भाई, एग्जाम्स के टाइप्स होते हैं, पैटर्न के टाइप होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से पैटर्न अलग अलग होते हैं पेपर के, लेकिन इंग्लिश थोड़ी अलग अलग होती है। नहीं, ये इस बच्चे की मिस्टेक नहीं है बेटा, ये इस बच्चे की मिस्टेक नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो ये बदतमीजी बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कि ये जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना ये एमटीएस की इंग्लिश है, ये जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना ये आईएएस की इंग्लिश है, ये हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना ये मतलब सीडीएस की इंग्लिश है। तो बच्चे को लगता है हाँ भाई सर हैं, अब मतलब इतने एजेड हैं सर, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सर को पता होगा। अब उसे क्या पता सर गोली दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता, ये टीचर्स कई बार बच्चे के दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। हम्म। अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसमें कहानी क्या है, ये ध्यान से समझना। ये हमने एक वर्ब लिखी लिव, ठीक है। और इस वर्ब, हालांकि वर्ब पूरी वुड लिव है, इसका सब्जेक्ट है ही, ठीक है। फिर से समझ लो जो मैं कह रहा हूं, यहां पर हमने एक वर्ब लिखी है लिव, इस लिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही है, और ये जो दैट है ना ये प्रोनाउन है। जो बच्चे समझ गए हो ठीक है, जो ना समझ गए हो वो बाद में कभी समझेंगे, ठीक है। ये जो दैट है ना ये एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन है जो हाउस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन भी हमें पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये जो दैट प्रोनाउन है लिव वर्ब का सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट ही है, तो फिर ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ध्यान से देखो तो लिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो हम लिखें ही लिव्ड दैट, ये जो दैट प्रोनाउन है ना हाउस के लिए हो रहा है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ही लिव्ड दैट तो ये गलत है बच्चे, ये इसलिए गलत है क्योंकि लिव वर्ब इंट्रांसिटिव है, और इंट्रांसिटिव वर्ब होने की वजह से इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, हमें प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी इन। ही लिव्ड इन दैट, इन दैट का मतलब द हाउस, ही लिव्ड इन द हाउस। तो यहां पर हमें एक इन प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी लिव वर्ब को और हाउस नाउन को रिलेट करने के लिए। अच्छा, यहां पर हम देखें तो इन प्रीपोजिशन हमने लिख रखी है, बट कहानी क्या है, ये इन प्रीपोजिशन चाइल्डहुड को रिलेट कर रही है। ये जो इन प्रीपोजिशन है ना इसका ऑब्जेक्ट चाइल्डहुड है, इसका ऑब्जेक्ट ये दैट प्रोनाउन नहीं है, तो उसके लिए हमें एक अलग से इन लिखना पड़ेगा। तो हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, ही ऑफन विजिट्स, विजिट्स लिखना बच्चे, गलती से विजिट हो गया। ही ऑफन विजिट्स द हाउस दैट ही वुड लिव इन चाइल्डहुड। ही ऑफन विजिट्स द हाउस दैट ही वुड लिव इन हिज चाइल्डहुड। तो हमें दो प्रीपोजिशन एक साथ में लिखनी पड़ेंगी, सेम प्रीपोजिशन एक साथ लिखनी पड़ेंगी। तो कई बार बच्चा ऐसा होता है ना वो इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत मान लेता है, क्योंकि वो क्लैरिटी उसको कॉन्सेप्ट्स की नहीं रहती है, उसने कॉन्सेप्ट्स के साथ में लैंग्वेज को नहीं पढ़ा होता है, तो वो इतना समझ नहीं पाता कि ये दोनों ठीक है। और वो क्योंकि समझ पाता नहीं है तो वो गड़बड़ कर लेता है। चलो, एक मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम चाहे तो ऐसे दिन भर डिस्कस करते रहें। ये देखो एक क्वेश्चन, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी डन अवे विद विदाउट डिले। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी डन अवे विद विदाउट प्रॉब्लम विदाउट डिले। चलो बताओ ये सेंटेंस सही है गलत बच्चों, एक बार बस ये बता दो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सही है गलत है।
दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी डन अवे विद विदाउट डिले। कमेंट कमेंट करें बच्चों, एक बार कमेंट फास्ट। बेटा देखो, अगर हम विच लिखेंगे तो भी सही होगा। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी होता है, विच भी होता है, लेकिन अगर हम विच रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो प्रेपोजिशन को हम विच से पहले लिख सकते हैं। अच्छा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन लिखोगे तो आपको प्रेपोजिशन रिलेटिव क्लॉज के एंड में ही लिखनी पड़ेगी, आप पहले नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कई बार बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा ये सोचता है, मतलब जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो ये सोचते हैं, अरे ये विद और विदाउट एक साथ लिख दिए तो गलत हो गए, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, या तो एक लिखो, या तो विद लिखो, या विदाउट लिखो, दोनों एक साथ क्यों लिख दिए। तो पहली बात तो उसको ये दिक्कत कि दो प्रेपोजिशन एक साथ क्यों लिख दी। सबसे पहले तो इसी बात को गलत मान लेते हैं कि दो प्रेपोजिशन एक साथ लिख दी। अच्छा, वो मान लो उसको प्रेपोजिशन समझ में भी अगर आ जाएगी, ठीक है, फिर वो सोचेगा कि ये दोनों प्रेपोजिशन तो डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं, विद और विदाउट तो अलग अलग मीनिंग के प्रेपोजिशन होते हैं, एक साथ क्यों लिख दी, तो वो उसे गलत समझ लेगा। ठीक, अब मैं समझाता हूं आपको, ये सही है बच्चे, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। भले ही आप अपने आप नहीं समझ पाओगे क्यों सही है, मैं बताता हूँ ये सही क्यों है। ये जो पूरा हमने लिखा ना, मस्ट बी डन अवे विद, ये एक फ्रेजल वर्ब है पैसिव वॉइस में। अब अगर इसमें एक्टिव बनाऊं, एक्टिव अगर मैं इसे बनाऊं तो तुम जल्दी मेरी बात समझ जाओगे। जैसे ये वर्ब है मस्ट बी डन अवे विद, ये पैसिव वॉइस में है, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की पैसिव वॉइस होती है। तो अगर हम इसको एक्टिव बनाएं, तो एक्टिव बनाएंगे तो हमें इसका जो डूअर है वो सब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका कोई डूअर लिखा नहीं है, कौन होगा डूअर, मतलब किसको ये काम करना है वो यहाँ पे नहीं लिखा, तो हम खुद को मान लेते हैं और वी लिख देते हैं, वी। अब वी सब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद हम वर्ब लिखते हैं। अब ये जो वर्ब पैसिव वॉइस में हमें इसको एक्टिव बना के लिखना है, तो एक्टिव बना के लिखेंगे तो ये हो जाएगा मस्ट टू अवे विद, मस्ट डू अवे विद। अब ये जो डू अवे विद होती है ना, ये फ्रेजल वर्ब होती है बच्चे। अब ये फ्रेजल वर्ब देखो एक्टिव मीनिंग की हो गई। इसमें क्या है, मस्ट मॉडल है, ठीक है, डू मेन वर्ब है, अवे एडवर्ब है, और विद प्रेपोजिशन है, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं कि फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं बच्चे, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं समझना। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वर्ब के कॉम्बिनेशंस होते हैं। किस तरीके के कॉम्बिनेशंस, जैसे वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस, या वर्ब प्लस एडवर्ब, या वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशंस। तो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब के प्रेपोजिशन के साथ में या एडवर्ब के साथ में या दोनों के साथ में लिखे गए ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका अपना एक नया मीनिंग होता है, और वो मीनिंग उस वर्ब के ओरिजिनल मीनिंग से डिफरेंट होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हमने डू अवे विद लिखा है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। ये डू मेन वर्ब है, अवे एडवर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, ठीक है। डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, समाप्त करना, छुटकारा पाना, उसको उससे छुटकारा पाना, उसको एंड करना। तो ये जो हमने लिखा है ना, वी मस्ट डू अवे विद, अब ये विद प्रेपोजिशन है, इसका इसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट देखो ये है दीज प्रॉब्लम्स। ये जो पैसिव में सब्जेक्ट होता है ना, एक्टिव में वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दीज प्रॉब्लम्स। तो ये जो दीज प्रॉब्लम्स है वो इस पैसिव वर्ब का जो सब्जेक्ट था वो एक्टिव में उसका ऑब्जेक्ट बन गया। वी मस्ट डू अवे विद दीज प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं अब हमें इनको छुटकारा पाना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए। कब खत्म करना चाहिए, विदाउट डिले। विदाउट डिले का मतलब बिना देरी के, तुरंत। विदाउट डिले का मतलब होता है इमीडिएटली। तो ये जो विदाउट प्रिपरेशन है वो डिले नाउन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। और ये जो विद प्रिपरेशन है वो दिस प्रॉब्लम्स के लिए यूज हो रही है। तो देखो ये सही है कि नहीं, वी मस्ट डू अवे विद, वी मस्ट डू अवे विद दीज प्रॉब्लम्स विदाउट डिले। विदाउट डिले का मतलब इमीडिएटली, कि हमें इन समस्याओं से इमीडिएटली निजात पानी चाहिए, इनसे मतलब इनको खत्म करना चाहिए, ठीक है, ये हमारा मीनिंग है। अब जब हम इस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो वैसे ही बन जाएगा। पैसिव बनाने पे क्या होगा, ये जो दीज प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट बन जाएगा,
और जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, बीच से हट जाएगा, तो ये जो विदाउट डिले फ्रेज है ना, वो इस विद के तुरंत बाद आ जाएगी। तो ये विद और विदाउट एक साथ हमें दिखाई पड़ेंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सोचेंगे लो सेंटेंस गलत हो गया। हम दिमाग भी नहीं लगाएंगे कि नहीं ये सेंटेंस पैसिव है और ये सही है बच्चे। ठीक है। इवन है वहां सही है बच्चे, इवन है सही है। अभी आप उसको समझ नहीं पा रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो सही है। चलिए, तो वापस आते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये होगा, द सोल्जर्स डिडंट इवन हैव स्टिक्स टू फाइट विद द एनिमी। कितने क्वेश्चन हो गए? 51। चलो एक और देख लेते हैं। द मेहताज हैव बीन लिविंग विद पीस इन दिस बिल्डिंग सिंस दे शिफ्टेड हियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इसका आंसर सारे बच्चे सही बता देंगे। हालांकि हो सकता है नहीं भी बता पाए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सीरियस लर्नर हो, मतलब सीरियस लर्नर का मतलब तमीज से तैयारी कर रहे हो, सोच समझ के खूब अच्छे से, तो इसका आंसर तुम बता दोगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, द मेहताज हैव बीन लिविंग विद पीस इन दिस बिल्डिंग सिंस दे शिफ्टेड हियर। हमें इस सेंटेंस को पढ़कर समझना है, और समझने के बाद में इसमें क्या मिस्टेक है ये बताना है। ध्यान से समझना। ए पार्ट, द मेहताज हैव बीन लिविंग, इसमें कोई मिस्टेक है। बी पार्ट, विद पीस इन दिस बिल्डिंग, इसमें कोई मिस्टेक है। सिंस दे शिफ्टेड हियर, सी पार्ट, इसमें कोई मिस्टेक है, या फिर कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर है, सारे सेंटेंस के पार्ट सही है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द मेहताज हैव बीन लिविंग विद पीस इन दिस बिल्डिंग सिंस दे शिफ्टेड हियर। एक थोड़ा सा अपना धीरज से इसको समझिए, सारा पूरा फोकस कंसंट्रेशन लाइए, ठीक है, और उसके बाद में इसको समझिए, और समझने के बाद में अगर कोई मिस्टेक समझ में आए तो उसका आंसर भी बताइए। वो देखो, एक पूछ रहा है सर आपको कितने वर्ड याद हैं। बेटा मैं गिनती करके ना ग्रामर पढ़ता पढ़ाता हूँ, ना मैं वोकैब पढ़ता पढ़ाता हूँ। जो मुझे समझ में आ जाती हैं चीजें, जो मुझे अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, जरूरी लगती हैं, मैं उनको याद ही कर लेता हूँ। ये नहीं कि लिस्ट बना के बैठता हूँ, या लिस्ट बना के पढ़ता हूँ, या लिस्ट बना के कभी पढ़ता था, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ लर्नर, मैं वैसा लर्नर नहीं हूँ, लिस्ट बना के नहीं पढ़ पाता ना पढ़ा पाता, ठीक है। मैं पढ़ाता भी बिना नोट्स बिना बुक के ही हूँ, और पढ़ता तो खैर नहीं था, पढ़ तो नहीं सकते बिना बुक के, ठीक है। लेकिन मैं मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ में क्या नाम, लिस्ट के साथ में आप पढ़ोगे, ऐसे नहीं होता। हम्म। एक मिनट बच्चों, आप इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आते भी रहते हैं इस तरीके के, हालांकि मैंने थोड़ा सा इसको जानबूझ के टेक्निकल बना दिया, लेकिन अभी समझा दूंगा। हम्म। हाँ, एक मिनट बच्चों, बस एक थोड़ा सा एक मैसेज भेजना जरूरी है। हाँ, डू अवे विद, गेट रेड ऑफ। हाँ बच्चे, डू अवे विद का मतलब गेट रेड ऑफ होता है, छुटकारा पाना। चलो बढ़िया। चलिए, मैं समझाता हूँ इसको। क्या काम करता हूँ, 10-2 हो गया। एक काम कीजिए, मैं इसको ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अगले क्लास में भी इंक्लूड कर लूंगा, तब आपको ध्यान से समझा दूंगा। अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि ये जो बी पार्ट है ना, ये गलत है। आप इसको लिखिए, इन दिस बिल्डिंग इन पीस। ये विद गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको आप ऐसे लिखे, ठीक है। इन दिस बिल्डिंग इन पीस, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्या वजह रही, ठीक है, ये आप थोड़ा सा सोचना। और उसके बाद में, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको जल्दबाजी में नहीं खत्म करना चाहता, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है।
तो मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में अगली क्लास में, अगली क्लास का मतलब कल, कल की क्लास में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट काफी एग्जांपल्स के साथ में, एनफ एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तब तक आप केवल आंसर याद कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास इतने 20-30 मिनट नहीं है कि हम इसे एक्सप्लेन करें। ये अननेसेसरली दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है और ये मेरा सेशन भी ओवर होने वाला है। आंसर आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों ने इसका आंसर बी बताया वो एकदम सही है, मतलब बी पार्ट हैज द मिस्टेक, और मिस्टेक इसमें ये है कि इसको करेक्ट करने के लिए हमने लिखना पड़ेगा द मेहताज हैव बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग इन पीस सिंस दे शिफ्टेड हियर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होता ना तो मैं आज ही एक्सप्लेन करके ही जाता, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं जो कि हम सीख सकते हैं, काम की चीजें, तो हम उसको कल की क्लास में, कल लाइव लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, वर्ड और देखो कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ बच्चे जो है ना उनको हिंट मिल गया होगा कि इसमें जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे हिंट दे देता हूँ, तब तक आप भी थोड़ी मेहनत कर लेना। इसमें क्या है कि एडवर्ब की पोजीशंस की मिस्टेक है। जैसे एडवर्ब्स होते हैं ना अलग अलग टाइप में, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उनको किस सीक्वेंस में लिखते हैं, कब कौन सा सीक्वेंस लिखना पड़ता है, ये उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके कई इंप्लीकेशंस होते हैं और वो मैं सारे आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। हम्म। सर प्लीज पास्ट सब्जेक्टिव वाले कंडीशनल एंड पास्ट टेंस वाले कंडीशनल के बीच में डिफरेंस क्लास ले लीजिए। ठीक है बेटा, कोई क्लास रख लेंगे, यूट्यूब पे रख लेंगे। एक काम करेंगे, ये जो पॉइंट तुमने बताया ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और हम इसको डिस्कस कर लेंगे संडे की क्लास में, संडे स्पेशल की जो क्लास होगी उसमें इसे रख लेंगे। ठीक है, चलिए भाई।